नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल चौधरी नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। 21 जून को हर साल हम वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं और योगा के बारे में ही आपसे कुछ चर्चा करूँगा आज। आप सब जानते हैं योगा भारत का ही है, एक प्राचीन एक तरह से चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर निरोगी व्यक्ति कैसे निरोगी रहे उसका भी पूरा हम जानकारी ले सकते हैं, और दूसरा कोई रोगी व्यक्ति कैसे निरोगी बने उसके बारे में भी योगा हमें बताता है। और बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई योगा कर सकता है। कोई अस्वस्थ है वो भी योगा कर सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट भी योगा कर सकता है और डिस्चार्ज के बाद भी योगा कर सकता है। तो मेरे पेशेंट कई बार मेरे से पूछते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हम एक एंजियोप्लास्टी के बाद या बाईपास के बाद कैसे हम वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैं मानता हूँ योगा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सिर्फ मैं नहीं कहता, ये साइंस भी बोलता है। योगा के ऊपर पिछले 50 सालों में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, सिर्फ भारत में नहीं अमेरिका में रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च के आधार पे आज हमारे पास जो तथ्य हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर एक शोध हुआ था जिसके अंदर देखा गया था कि सिर्फ रोज़ योगा करने से जो ब्लड प्रेशर है उसको हम 5 से 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम कर सकते हैं। आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम हो सकता है। आपका जो BMI है वो 1 पॉइंट से कम हो सकता है, यानी आपका वेट भी कम होता है, आप एक्टिव रहते हैं। तो न सिर्फ आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कम होता है, बल्कि आपकी जो आप वो चीज़ें देख नहीं सकते, बट जो आप देखते हैं वो आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं। तो योगा से आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी ब्लड की रिपोर्ट्स अच्छी हो रही हैं। यही नहीं, एक रिसर्च ने ये भी बताया कि जो पेशेंट एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद योगा शुरू करते हैं वो जल्दी वापस एक्टिविटी पे आ जाते हैं, जल्दी उनकी एक्टिविटी नॉर्मल हो जाती है। सिर्फ हफ्ते में 2 बार योगा करने से जो हार्ट की रिदम है वो रेगुलर रहती है। एक बीमारी होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, तो उसके चांसेस को कम करने के लिए USA के अंदर योगा को ही प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। यही नहीं, ब्रिटिश हार्ट सोसाइटी ने भी ये गाइडलाइंस दी है कि योगा को पोस्ट एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद रेगुलरली किया जाए। जो CRP लेवल्स हैं, स्पेशली कोविड के बाद में हम देख रहे हैं CRP लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो योगा से CRP लेवल्स भी कम होते हैं, मोटापा भी कम होता है। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, डिप्रेशन या अवसाद दूर होता है, और आप हमेशा निरोगी रहने के लिए अगर कोई चीज़ एक काम कर सकते हैं तो वो योगा है। US के अंदर लगभग 15% लोग, नॉर्मल लोग भी योगा कर रहे हैं, और भारत हम लोग कहीं पिछड़ गए हैं। बट मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड योगा डे के अवसर पे हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर योगा को इनकल्केट करें और कैसे हम स्वस्थ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ योग सिखाने के लिए हमारे साथ हैं देवांशी जी, जो योग गुरु हैं, और कैसे हार्ट पेशेंट किस तरीके का योग करें, कब करें और कैसे करें, तो उसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं कहूँगा जो सांस की एक्सरसाइजेज़ हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, वो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हार्ट कहीं ना कहीं ब्रीदिंग से जुड़ा हुआ है। हृदय के रोग हैं वो ब्रीदिंग से जुड़े हुए हैं, और जो हार्ट पेशेंट हैं उनके अंदर सबसे कॉमन कंप्लेंट आती है कि सांस फूलता है। तो सांस फूलने वाले जो पेशेंट हैं या फिर जिनके अंदर चेस्ट पेन है, एंजाइना है, उन पेशेंट्स को अगर सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज अगर वो कर सकते हैं तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। और ब्रीदिंग के अंदर सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो 1-2 मिनट तक नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करिए। इसमें योगिक ब्रीदिंग का कंसेप्ट समझना है आपको कि जो आपका जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया है वो सांस लेने की प्रक्रिया से डबल होनी चाहिए, उसका टाइम डबल होना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको योग हम प्राणायाम भी कह सकते हैं, ये मुख्यतः 5 तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसके अंदर पेशेंट, स्पेशली जो पेशेंट हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, स्पेशली जो जिनका वज़न ज़्यादा है, उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। सिर्फ जो पेशेंट स्पेशली जिनके BP बहुत हाई रहता है या वज़न बहुत ज़्यादा हाई है, वो लोग इस प्राणायाम को बहुत लंबा नहीं करें, 2-3 बार ही करें। और भस्त्रिका से बेसिकली आपकी जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का संचार इतना अच्छा हो जाता है कि जो हार्ट के ब्लॉकेज हैं उसकी वजह से अगर पेशेंट को सांस फूल रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो
उसमें उसको काफ़ी रिलीफ होता है। दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो स्पेशली इससे बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्रीदिंग पे जो फोकस है आपका वो इम्पॉर्टेंट है, और वो हमें हार्ट के रोगों से लड़ने के लिए हेल्प करता है। और तीसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो इसमें बहुत कई बार पेशेंट पूछते हैं कि कपालभाति प्राणायाम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास के पहले 3 महीने आप उसको अवॉइड करें, बट आफ्टर 3 मंथ्स आप कपालभाति आराम से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हार्ट पे जोर पड़ता है, बल्कि ब्रीदिंग अच्छी होने से आपके ओवरऑल जो फीलिंग ऑफ वेलबींग है वो अच्छी आती है। तो ये हर कोई कर सकता है, बट 3 महीने वेट करना चाहिए अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके अंदर स्पेशली जो पेशेंट्स फोकस नहीं कर पाते हैं, जिनकी याददाश्त कम रहती है, या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है भ्रामरी प्राणायाम, और बहुत ही सिंपल है। बैठे बैठे आप आराम से इसको कर सकते हैं, और हर कोई कर सकता है। इसके अंदर कोई बहुत अपने को एक्सर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत आराम से हो जाता है। पांचवा है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम स्पेशली कई पेशेंट्स कहते हैं कि हमें बोलने में तकलीफ़ हो रही है, हमारे गले के अंदर खराश रहती है, गला सूख जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए स्पेशली उज्जयी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही आराम से किया जा सकता है। ये सब प्राणायाम के बाद आप एंड कर सकते हैं ओम चैंटिंग से। ओम का जो उच्चार है उससे ज़रूर आपकी सांस तो बेटर होती ही है, साथ में आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए स्पेशली डिप्रेशन या अवसाद दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब आप ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो उससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके अंदर सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, एंजाइना के अटैक कम हो जाते हैं। तो ओम का उच्चारण बहुत ही आवश्यक है। आज हम योग की 6 मुद्राएं देखेंगे जो हार्ट पेशेंट आराम से हृदय रोगी कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। योग में बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई गुरु हो जो आपको प्रॉपर सिखाए, क्योंकि ब्रीदिंग पे जो आपका ध्यान है, कई बार आप एक्सरसाइज कर लेते हैं बट ब्रीदिंग पे आपका ध्यान नहीं रहता। तो मैं सलाह तो यही दूंगा कि आप एक गुरु के अंडर योग सीखें और फिर बाद में उसको घर पे करें। बट 6 योग के आसन हैं जो कोई भी पेशेंट घर पे भी कर सकता है, और उससे न तो सिर्फ उसकी दिनचर्या या उसकी एक्टिविटी जो है वो जल्दी ठीक होती है, बल्कि साथ साथ उसका उसकी हार्ट की पंपिंग भी बढ़ती है, उसके ब्लॉकेज भी आगे नहीं बढ़ते, और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये 6 योग के आसन हैं, जिसमें 2 खड़े होके करने हैं, 2 बैठ के करने हैं और 2 लेट के करने हैं, जिसको करने से आप स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले हार्ट के लिए जो बहुत उपयोगी आसन है वो ताड़ासन है। ताड़ासन के अंदर बॉडी स्ट्रेच होती है और आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का संचार है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बॉडी की हर सेल के लिए ये उपयोगी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो इतना आपकी बॉडी की हर कोशिका तक पहुंच जाता है। तो पहला आसन ताड़ासन है। ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, और कोई भी आसन आप करें उसको एटलीस्ट 10 बार ज़रूर कोशिश करिए कि हर बार आप करें उसको, और ब्रीदिंग पे फोकस बहुत आवश्यक है। दूसरा आसन खड़े रह के ही है वीरभद्रासन। बॉडी की स्ट्रेचिंग इसके अंदर आवश्यक है, और आपकी हर मांसपेशी में आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ये आप राइट पैर दोनों और लेफ़्ट पैर दोनों से करिए, और उसको जैसे मैंने कहा 10 बार हर आसन को रिपीट करिए। हृदय रोगियों के लिए बैठ के गोमुख आसन एक ऐसा आसन है जो बहुत लाभकारी है। बैठ के आपको जो बायां पैर है उसको दाएं तरफ लाना है, और जो दायां पैर है उसको बाएं तरफ लाना है। पीठ को सीधी रखनी है और ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आप लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। तो इससे जो सर्कुलेशन है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए गोमुख आसन बहुत अच्छा आसन है और विशेष लाभदायक है हार्ट पेशेंट्स के लिए। बैठ के जो दूसरा आसन है
स्पेशली जैसे जो बाईपास के रोगी हैं उनके लिए उष्ट्रासन एक बहुत ही अच्छा आसन है जो चेस्ट की एक्सपेंशन को में हेल्प करता है, आपकी ब्रीदिंग के अंदर हेल्प करता है। और उष्ट्रासन के कई वेरिएंट्स हैं, बट जो बाईपास के पेशेंट्स हैं या एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स हैं वो सिंपल पीठ को पीछे की तरफ लाके ही करिए शुरुआत में, और बहुत सिंपल आसन है जिससे कि लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। कोई अगर बैठ के, स्पेशली जो जिनकी एज बहुत ज़्यादा है या नी की प्रॉब्लम है, अगर वो उसको नहीं कर पा रहे तो वो उसको लेट के भी कर सकते हैं। और लेट के पीठ के पीछे 2 तकिए लगा के आप उसको आराम से करा जा सकता है। किसी भी आसन के अंदर ब्रीदिंग पे मैं मानता हूँ कि फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ब्रीदिंग आपको लंबे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, जिससे कि आपको किसी भी आसन का मैक्सिमम बेनिफिट मिले। लेट के जो आसन हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है वो है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन स्पेशली हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा है, और जो हार्ट के पेशेंट हैं स्पेशली कोई भी सर्जरी के 3 महीने बाद ये आसन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप हर बार शुरुआत में परफेक्ट करेंगे, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अपना योग बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी और आप कठिन आसन भी आराम से कर पाएंगे। सेतुबंध आसन के बाद लेट के जो आसन कर सकते हैं वो है भुजंग आसन। और भुजंग आसन भी स्पेशली हमारी चेस्ट के लिए बहुत ही लाभकारी है, और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भुजंग आसन बहुत हेल्पफुल है। बहुत सिंपल आसन है और आराम से कर सकते हैं हार्ट के पेशेंट्स। किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक क्यों आता है, तो हार्ट अटैक के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ जनक होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। और इनमें जो सबसे प्रमुख हैं वो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री। कुछ फैक्टर्स हम बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते। कुल मिला के 10-15 रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, और जो योग है वो हमें उसमें से कम 8-10 रिस्क फैक्टर्स कम करने में हेल्प करता है। और उसमें ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या बीपी के पेशेंट्स हैं, किस तरीके का योग करें जिससे कि उनका हार्ट भी अच्छा हो और उनकी जो रिस्क फैक्टर हैं वो भी कम हो, तो उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं आज। डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट हार्ट की समस्याओं के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को कैसे हृदय रोग को दूर रखें वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर 2 आसन हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, न सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए बल्कि हार्ट को भी स्वस्थ रखने के लिए। सबसे पहले मंडूकासन। मंडूकासन के अंदर अगर आपको घुटने की प्रॉब्लम है और आप उसके पर वज़न नहीं रख सकते तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के भी आप बैठ सकते हैं। मुट्ठी अच्छे से बना लीजिए और उसको जो नाभि है उसके नीचे रखना है, नाभि के ऊपर नहीं रखना है, और आगे की तरफ झुकना है, जिससे कि आपकी जो पैनक्रियाज है उसको स्टिमुलेशन हो और पैनक्रियाज के जो जूस हैं वो निकल के और इंसुलिन की मात्रा आपकी बढ़े और आपका शुगर जो है वो कंट्रोल में आए। तो मंडूकासन स्पेशली बहुत हेल्पफुल है, न सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने के लिए बल्कि हार्ट के लिए भी। उसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट्स कर सकते हैं वो है वक्रासन। वक्रासन का भी प्रिंसिपल यही है कि जो आपके पेट है उसके अंदर जो आपकी जो अग्नाशय या पैनक्रियाज है उसको स्टिमुलेट करना है, और अपनी बॉडी को कोशिश करें कि जितना हो सके उसको ट्विस्ट करिए ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और अगर आप हाथ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको नॉर्मली जितना आप लेवल उसको रख सकें उतना भी रख सकते हैं, बट फोकस रहना चाहिए आपके पेट के ऊपर। ब्लड प्रेशर के अंदर लगभग ऑलमोस्ट 15% लोगों के अंदर हार्ट की समस्या होती है, और ऐसे जो बीपी के पेशेंट हैं वो अगर पश्चिमोत्तानासन करें तो वो स्पेशली हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और योग जो है वो स्पेशली इसमें ये है कि आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सके उतना उस आसन को करिए, कोशिश करिए कि आप अच्छा करें, बट ब्रीदिंग पे फोकस और बॉडी को स्ट्रेच करने पे फोकस रहना चाहिए, स्पेशली बीपी पेशेंट्स का।
और पश्चिमोत्तानासन बहुत हेल्पफुल है इसमें। दूसरा आसन जो बीपी के रोगियों को मैं सजेस्ट करूँगा वो योग मुद्रासन है। पद्मासन या सुखासन में बैठ के आपको आगे की तरफ बेंड करना है, जिससे जो ब्लड का प्रवाह है वो उसको आप नियंत्रित कर सकें और बीपी को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। पर्सनली अगर मुझे दिन में एक योग करने को मिले तो मैं वो योग करूँगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जिससे आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल बहुत ही हाई हो जाता है और आप कितने भी थकान और कितने भी सुस्त आपको लग रहा हो, मगर अगर आप सूर्य नमस्कार करिए तो आप देखेंगे कैसे मिनटों के अंदर आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जिनको रिस्क फैक्टर्स है मोटापे का या ब्लड प्रेशर का, उनके लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही हेल्पफुल है। स्पेशली जो मोटापा है उनके लिए अगर मैं कहूँगा कि एक योग ऐसा करें जिससे कि मोटापा कम हो तो वो सूर्य नमस्कार ही है। और इसके 12 पोस्चर्स हैं, 12 योग हैं इंडिविजुअल जो आप इंक्लूड करके सूर्य नमस्कार करते हैं। और ये एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। आपको कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वेट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दिन में 10 या 20 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो आप हार्ट के पेशेंट्स बनने से बच जाएंगे, आप हृदय रोग से दूर रहेंगे। आशा करता हूँ आज आप सब ने कुछ मेरी इस बात से आपने ये जानकारी ली कि कैसे आप दिनचर्या के अंदर योग को इंक्लूड करिए। योग करने का कोई समय नहीं है, जैसे मैंने बताया कोई एज नहीं है और किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कोई चल सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है। हर कोई पेशेंट योग कर सकता है और उससे अपनी बॉडी को फिट रख सकता है। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें और योग को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।